नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। बात करेंगे अमेरिका और रूस की। अमेरिका और रूस यानी दो महाशक्तियां, दो रणनीतियां और एक पुराना संघर्ष। लेकिन इस बार आग भड़की है आर्थिक मोर्चे पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध, जिसके बाद से पुतिन भड़के हुए हैं। ये कदम मॉस्को के खिलाफ वॉशिंगटन के अब तक के सबसे बड़े प्रतिबंधों में से एक माना जा रहा है, जिसकी घोषणा ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के व्लादिमीर पुतिन पर यूएस प्रेसिडेंट के साथ बातचीत में ईमानदारी से शामिल न होने का आरोप लगाने के बाद की गई थी। क्या ये कदम दोनों देशों के रिश्तों को नई ठंड युद्ध की ओर लेकर जाएगा, कोल्ड वॉर की तरफ लेकर जाएगा? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो प्रमुख रूसी तेल कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए और भू राजनीति की बिसात को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के इस फैसले से अब भड़क उठे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तेल की गंध में अब सियासत की आग किस तरह से घुल चुकी है, उसे समझिए। अमेरिका ने रूस की उन दो तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जो रूस का 50% तेल निकालती है, जिसका उत्पादन करती है। अब रूस ने इसे सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर कह दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर रूस की जमीन पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल आई तो जवाब विध्वंसकारी होगा। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधे सीधे दो टूक कह दिया है कि यदि यूक्रेन को रूस के भीतर तक हमला करने के लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जैसी लंबी दूरी के हथियार यूएस की तरफ से दिए गए तो रूस का जवाब यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। अमेरिका बस देखता रह जाएगा, ये कहा गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। अब ट्रंप और पुतिन के बीच में रार बढ़ती जा रही है। अब हाल ही में बुडापेस्ट में शिखर सम्मेलन में बैठक होने वाली थी, लेकिन वो मुलाकात भी रद्द हो गई। अमेरिका द्वारा रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने के बाद में पैदा हुई स्थितियों से दोनों महाशक्तियों के बीच में गुस्सा चरम पर है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि कोई भी स्वाभिमानी देश बाहरी दबाव के आगे नहीं झुक सकता, खास करके रूस जैसा देश। अब कुल मिलाकर ये जो पूरी तकरार, ये जो पूरी रार है, वो हर लिहाज से बढ़ती नजर आती है। क्योंकि पहले हमने देखा फोन पे बातचीत होने के बाद में एक अलग नैरेटिव पेश करने के बाद में अब ऐसा नजर आता है जैसे दोनों के बीच में खटास जो है वो लगातार बढ़ रही है। करेंगे चर्चा, आखिर इन दोनों ही देशों के बीच में बढ़ती खटास किस रूप में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। युद्ध का मैदान रूस और यूक्रेन के लिए ये खटास कितनी घातक साबित होगी, करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ जुड़ रहा है। फिलहाल मेरे साथ भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस शो में। सर, आपसे भी सर यही समझना चाह रही हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद। सर, सबसे पहले यही बात जरा समझाइए कि रूस और खासतौर से यूएस के बीच में पिछले कुछ वक्त में जो मुलाकातें, फोन पर बातचीत, जो कन्वर्सेशन, या ये कहा जाए कि एक अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है इस चीज को समझेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि स्थिति और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है, खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, खाई बढ़ती है, घटती है, ये दिन ब दिन जैसे है ना, साइन वेव है, ऊपर नीचे ये होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ समस्या ये है कि वो अक्सर काफी जल्दबाजी में बहुत सी चीजें कह देते हैं, कर देते हैं, उसके बाद इत्मीनान से काफी हद तक पीछे भी हट जाते हैं। तो इसलिए इसमें मैं ये ज्यादा बहुत बड़ी चीज हुई है ये नहीं देखता। हाँ, डेफिनेटली एक समस्या जरूर खड़ी हुई है, जहां पे ये समस्या लग रही थी कि काफी हद तक सुलझ जाएगी, खास करके जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बात हुई थी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा था कि अब आप शांति की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए और दुश्मनी की तरफ कम ध्यान दीजिए। और लग रहा था कि बुडापेस्ट में जो मुलाकात होगी उससे कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन वो तो अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि बुडापेस्ट का जो समझौता है वो तो थोड़ी हद तक स्थगित हो गया है। क्योंकि बात हुई थी लावरोव और अमेरिकन विदेश मंत्री के बराबर उनके, और वहां पे कोई ज्यादा आगे हुई गई है। ठीक है, समस्या ये आती है कि अब आगे क्या। अब आगे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 6 महीने में देखेंगे, मतलब 6 महीने तो अब देखेंगे, 6 महीने के बाद सोचते हैं। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि उनके सामने क्या बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या उनके घर में है।
अब बाहर की छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी समस्या उनके पास घर में है। 70 लाख व्यक्ति एक साथ एक प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर खड़े होते हैं, नो किंग्स का नाम पे एक मूवमेंट होता है, हाँ, नो तो ये किंग्स, यस। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है जी। ठीक। इनमें से काफी हद तक रिपब्लिकन्स भी थे, काफी संख्या में, तो एक समस्या उनकी वो है। दूसरा, जहां जहां उन्होंने हाथ डाला है वहां वहां समस्या और खड़ी हुई है, जटिल हुई है, सुलझी नहीं है। चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे वो कहते रहे हमने सुलझा दिया, लेकिन अमेरिकी जनता को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा सुलझा तो है नहीं, बनिस्बत पाकिस्तान और खाई में गिरा है। उधर गाजा के नाम पे सुलझाने की बात हुई है, वहां फिर से कुछ ना कुछ होता रहता है। वहां गाजा में जो पीस कीपिंग फोर्स थी उसका बड़ा हिस्सा तो पाकिस्तानी फौज थी। बिल्कुल। पाकिस्तानी फौज अब आ नहीं सकती वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही कलह चल रही है, वो भी भयंकर। तो उनको वो समस्या दिखाई दे रही है। तीसरा, चीन के साथ जो उनका चल रहा था वो अब चरम पे पहुंच गया है। जी जी। उनके चीन के ऊपर 155% का टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, तो कहां पे वो कुछ कर पा रहे हैं? तो उनको एक क्विक विन चाहिए कहीं ना कहीं। कहिए ही मत, टैरिफ का तो अब हाल ये है कि वो सभी पर टैरिफ लगाते हुए अपनी नाराजगी जता रहे हैं। मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर शुभदा चौधरी भी जुड़ चुकी हैं और डॉक्टर अमन चुग जो कि आर्थिक और भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं अब अमन जी आपसे जरा समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यूएस की तरफ से रूस की जो 2 बड़ी रिफाइनरीज पर एक तरह से पाबंदी लगाई है, और वो कहा जाता है कि वो 2 ऐसी रिफाइनरीज हैं जो बहुत बड़े स्तर पर कहा जाए कि 50% जो ऑयल का उत्पादन है रूस का एक तरह से उसी से होता है। ये कहा जाए कि अब आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की है रूस को, यही एक स्ट्रैटेजी उनकी नजर आती है। देखिए जी, नमस्कार है, जय भारत है। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो ट्रंप साहब हैं वो एक किरदार हैं बाय द डीप स्टेट। सो ट्रंप डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ओन पॉलिसीज। ट्रंप है, बाइडन है, ये हमेशा व्हाइट हाउस से चलते हैं। व्हाइट हाउस भी एक डीप स्टेट के प्रेरोगेटिव से चलता है। ट्रंप को इसलिए लाया गया है बिकॉज एक तरह से चाइना और रशिया एक ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल को डेवलप कर रहे थे, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। जैसे यूएस का स्विफ्ट सिस्टम है, ऐसे ही चाइना अपना चाइनीज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहता है और वर्ल्ड में अडॉप्ट करवाना चाहता है। ऐसी रशिया इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम या कंप्रेहेंसिव सिस्टम को उसको इंटीग्रेट करना चाहता है जी। एंड यहां पे रशिया का जो बजट है उसका 60-65% जो बजट है वो एनर्जी सेक्टर से है। रेदर 70% भी हम मान सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर से है, इंक्लूडिंग नेचुरल गैस अगर हम ले। एंड 10 से 15% जो उसका बजट वो उसका मेजरली फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी से है, एंड रिमेनिंग 10 से 15% लॉजिस्टिक्स से है जी। अब इसका मतलब है अगर मेरे को रशिया को कहीं पे भी वीकन करना है तो मेरे को उसके ऑब्वियसली एनर्जी जायंट्स के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा। एंड अगर हम देखें 2022 के बाद जब से सैंक्शंस लगाई यूएस ने, तब से लेके अब तक 19 कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज्ड सैंक्शंस लगाई गई हैं बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। 19 कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज्ड सैंक्शंस का मतलब यह है अब ये जो सैंक्शंस लगाई गई हैं इसमें क्यों इन्होंने रोजनेफ्ट को या ल्यूकॉइल को पहले क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऑब्वियसली हमें समझना पड़ेगा रशिया यूक्रेन की लड़ाई को रुकवाना इनका प्रेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एरिया है वो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है जो कि डीप स्टेट हथियाना चाहता है। एंड ऑब्वियसली ये अपने आप में एक हिडन अरेंजमेंट है। पुतिन अलास्का में जाके रशिया यूक्रेन की बात करने नहीं गए थे, अलास्का को खाली करवाने की बात करने गए थे। बुडापेस्ट को ट्रंप कैंसिल क्यों कर रहा है? वो इसलिए कैंसिल कर रहा है क्योंकि उसको पता है पिछली बार लाइमलाइट सारा पुतिन ने स्क्वीज कर लिया था। इस बार मेरे को लाइमलाइट ना मिला तो भाई मेरी रेटिंग खराब हो जाएगी मिड ईयर इलेक्शन के तौर पे। जी जी। अमन जी का अचानक ऑडियो जो है वो अभी चला गया है। हमारे साथ में अब संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं उसके पहले शुभदा जी का रुख करना चाह रही हूँ। शुभदा जी, अब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तो देखिए, अब ये कहा जाए कि वो अभी भले उनको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन वो पिछले कुछ वक्त से तो बने हुए सीधे सीधे टैरिफ किंग,
और हम बड़े स्तर पर एक बड़ा आंदोलन देख रहे हैं नो किंग्स का, जिस तरह से सर जिक्र भी कर रहे थे अभी सुदर्शन चक्रपाणी जी। लेकिन ये जो टैरिफ किंग हैं, देखिए नाराजगी अब ऐसी है उनकी कि जो उनकी हाँ में हाँ ना मिल रहा है, सीधे सीधे वो बोलते भैया हंटर चलाऊंगा मैं, वो हंटर है टैरिफ का। अब कनाडा पर उन्होंने अपनी सारी व्यापारिक जो भी डील थी सब बंद कर दी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक एडवर्टीजमेंट जो है उसमें टैरिफ का जिक्र कर दिया गया था। अब वो उसकी मतलब ये कहा जाए कि अगर कोई उसके बारे में बात भी करता है तो उनको बहुत ज्यादा नाराजगी हो जाती है। अब जरा शुद्धा जी इस बात को समझाइए कि यूएस और रूस आखिर इन दोनों के बीच की ये जो खटास है वो बाकी अन्य देशों पर किस तरह से इंपैक्ट डालती नजर आती है? क्योंकि रूस बहुत एक बड़ा ये कहा जाए कि ऑयल को लेकर एक बहुत बड़ा होल्ड रखता है और जहां जहां पर उनके जो सेलर्स हैं, बायर्स हैं, उनको भी सीधे सीधे टारगेट कर रहा है। तो अब ये सैंक्शन और ये धमकी किस रूप में बड़े स्तर पर इंपैक्ट करती है? नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहली चीज तो ये है कि हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि आज 24वां दिन है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का। यस, शटडाउन, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो कांग्रेस है या प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनको तो सैलरी मिलेगी, लेकिन 8 लाख जो फेडरल वर्कर्स है उनको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज है, जो यूएस और रशिया का हम रोल देख रहे हैं वो सिर्फ यूएस और रशिया के बीच का नहीं है। इस साइड यूके है, यूएस है, वेस्टर्न यूरोप है और इस साइड चाइना, रशिया और ईरान है। तो ये काफी जियोपॉलिटिकल लार्जर लेवल पे, स्टेज पे ये हो रहा है। अब चीजें ये देखनी है कि अमेरिकन इकोनॉमी 38 ट्रिलियन डॉलर के डेप्थ में है। अगस्त सितंबर में $1 ट्रिलियन का डेप्थ हो गया 2 महीनों के अंदर। ट्रम्प क्या करना चाह रहे हैं? वो एक नया ग्लोबल ऑर्डर लाना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी यानी स्टेबल कॉइन्स के जरिए से, जिससे वो दुनिया की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको चेंज कर सके। टैरिफ उसी का मुद्दा है। अब जहां तक आपने ये सवाल पूछा कि बाकी के देशों पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए रशिया के ऊपर 40 से 50 हजार से ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। 2021 से लेके आज तक ट्रम्प ने दर्जनों बार धमकी दी है, लेकिन कभी भी इस धमकी का फॉलो अप नहीं होता है। एक तरफ धमकी दी जाती है, दूसरी तरफ मेलानिया ट्रम्प जो है पुतिन से बैक चैनल डिप्लोमेसी करके जो यूक्रेनियन बच्चे हैं उनको उनकी फैमिली से मिलवाती हैं और पुतिन को थैंक्स बोलती हैं। जहां तक बात रही टॉम हॉक मिसाइल्स की, एक टॉम हॉक मिसाइल जो है वो $1.5 मिलियन का होता है। यूएस ने कम से कम 100 टॉम हॉक मिसाइल्स ऑलरेडी नेदरलैंड्स को दे दिए हैं। नेदरलैंड्स को परमिशन चाहिए उसको यूक्रेन में यूज करने का। अब यूक्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की वो अभी यूके में है और यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर और जो वेस्टर्न यूरोपियन विंग है उनके साथ मीटिंग चल रही है। और उसी तरफ अभी रशिया के जो स्पेशल एनवॉय हैं मित्रेव, वो यूएस में हैं और स्टीव विटकॉफ और ट्रम्प से वो इस वीक मिलने वाले हैं। अब आप समझना चाहेंगे कि ये क्यों ट्रम्प बार बार कह रहे हैं और उनका ऑडियंस क्या है। तो उनका ऑडियंस, जैसे कनाडा के साथ उन्होंने ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दिए, आप मानिएगा नहीं, एक इंसुलिन की बोतल जी कनाडा में $10 में आपको मिल जाएगी और वही आपको बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यूएस में $90 या $100 में मिलेगी। क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा टैरिफ, इतने ज्यादा टैक्स सिस्टम लगा रखा है, उन्होंने लगा रखा है। और ये सबसे ज्यादा जो अमेरिका के ही खुद के मिडिल इनकम बिजनेसमैन हैं उनको बहुत परेशानी कर रहा है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। जहां तक बात रही रशिया की, पुतिन ने ऐसा क्यों बोला कि वो 6 महीने तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि ऑलरेडी जो डार्क शिप्स होती हैं या शैडो फ्लीट होता है वो रशिया की ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल प्रोडक्शन साइट से बाकी के देशों में अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रही है। इसके ऊपर किसी भी तरीके का लगाम है नहीं और हो नहीं सकता। दूसरी चीज है कि जब से ऐसा नहीं है कि पुतिन ने बाइडेन को बताया नहीं था। इनफैक्ट सीआईए के जो डायरेक्टर थे विलियम बर्न्स, वो यूक्रेन गए थे और बाइडेन से कम पुतिन की 4 बार बात हुई है, जहां पे उन्होंने बार बार बोला कि नेटो का एक्सकर्जन यूक्रेन की तरफ नहीं होना चाहिए। अब हमें ये चीज का ध्यान देना है कि रशिया जो है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान के साथ मिलके
सीआईएस का अपना एक एंटी नेटो फ्रंट भी बना रहा है। और भले ये कितनी भी सैंक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साढ़े 3 साल में रशिया की इकोनॉमी तो बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मुझे ये लगता है कि सारी चीजें समझना है। यही जो सबसे आपने लास्ट पॉइंट जो बात कही कि इतने सैंक्शंस के बावजूद, क्योंकि सैंक्शंस पहला मौका नहीं है, सैंक्शंस तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए जाते रहे और रशिया पर सैंक्शंस पहली बार नहीं लगे हैं। और वैसे भी जो इस पूरे वॉर फ्रंट पे जो अलग अलग डैमेज हो रहा है, उससे माना जा रहा था कि एक बड़ा नुकसान लगातार रशिया फेस कर रहा है, क्योंकि सभी नाटो कंट्रीज और उनके साथ में उनकी लड़ाई, यूक्रेन के साथ की एक अलग जंग, लेकिन तमाम अलग अलग मोर्चों पे नाटो कंट्रीज के साथ में रशिया की जंग उनको बहुत चारों तरफ से घिरती हुई नजर आती है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, वही बात कि आखिर इन सैंक्शंस का कितना औचित्य रह जाता है, क्योंकि अभी शुभदा जी ने भी जो बात कही, अब से कुछ देर पहले हम तस्वीर भी देख रहे थे कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो बाकायदा इमानुएल मैक्रों से मुलाकात कर रखे हैं, अलग अलग देशों से अब अपने कहा जाए कि मोर्चाबंदी करने में जुटे हुए, सहयोग पाने की कोशिश में लगातार बने हुए हैं। जर्मनी की तरफ से पहले उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प की घोषणा की जा चुकी थी कि हम आपके लिए मदद करेंगे आर्थिक रूप से, ताकि इस युद्ध में वो बने रहें। तो डोनाल्ड ट्रंप या यूएस की तरफ से ये सैंक्शंस और इस तरह से धमकियां कि भाई आने वाले वक्त में 6 महीने बाद हम देखेंगे कि कितना इंपैक्ट होता है, क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई में रशिया को कोई प्रभाव डालेगा? देखिए, यदि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि आगे आने वाले 6 महीने में वो देखेंगे कि, और दुनिया देखेगी कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ये मान के चल रहे हैं कि 6 महीने का युद्ध अभी और चलेगा। वो तो एक तरीके का एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना। तो ये जो पूरी स्थिति है ये बड़ी ही विचित्र है, विरोधाभासी है। एक तरफ आप शांति की बात कर रहे हैं, एक तरफ शांति की बात है, दूसरे इलाकों में वहां पे हम देखते हैं गाजा और इजराइल में वो कहते हैं कि भाई शांति हो जाए। बार बार अमेरिका की तरफ से इंडिया और पाकिस्तान को लेकर ये वो सो कॉल्ड शांति के दूत बनते हुए आते हैं, और यहाँ पर पुतिन और यूक्रेन की लड़ाई को एक अलग रूप में भड़काने का काम करते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका में कैंपेन ट्रेल के दौरान कहा करते थे कि मैं इसको 24 घंटे के अंदर समाप्त करा दूंगा, और अभी वो 6 महीने में देखेंगे कि क्या होगा, 6 महीने के बाद देखेंगे कि क्या होगा। ये जो बयान है ये इस बात को दिखाता है कि अमेरिका की जो नीतियां हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वो ठीक नहीं है, और उसमें तुरंत बदलाव की आवश्यकता है। इस तरीके से आप इंटिमिडेट करके, दबाव डाल करके, मनोवैज्ञानिक दबाव डाल करके, सैंक्शंस लगा करके, टैरिफ लगा करके, और न सिर्फ रशिया को बल्कि अनाप रूप से इंटायरली अननेसेसरली, जिसको मैं कहूंगा भारत को उसमें घसीटने की जो कोशिश की गई, उन सारी वजहों से ये जो पूरी नेगोशिएशंस की जो प्रक्रिया है इसमें कोई जो है प्रगति नहीं होने जा रही है। और इसी तरीके की अगर स्थिति रही तो ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा। और देखिए नैना जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से, जैसे कि मैं आपकी सोच में कहता रहा हूँ कि रशिया यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है वो मूलतः महाशक्तियों के बीच में परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। ये यूरोपियन थिएटर में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। ये एक कंटेस्टेशन फॉर डोमिनेंस जो यूरोपियन थिएटर में है उसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लड़ाई है इसके लिए बैटल ग्राउंड को इन्होंने चुना है यूक्रेन को। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें अमेरिका और नाटो चला रहे हैं, और वहीं रशिया जाहिर है कि वो यूक्रेन की टेरिटरी में ही लड़ सकता है, क्योंकि महाशक्तियां इस बात को भी जानती हैं कि वो कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर नहीं सकते। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब यह युद्ध शुरू हुआ था 2022 में फरवरी में, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, उस समय एक साक्षात्कार में तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात को कहा था कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स एक दूसरे को डायरेक्ट शूट करना शुरू कर दें, उस दिन आप समझ लीजिए कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और तृतीय विश्व युद्ध जो अगर शुरू होगा तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को भी क्रॉस करेगा, न्यूक्लियर वॉर में बदलेगा, और जिसका की परिणाम ये होगा म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे मैड की सिचुएशन कहते हैं। और उस मैड की जो सिचुएशन में जाहिर है कि सर्वनाश होगा, सभी इसमें तबाह होंगे, जिसमें कि कोई नहीं जाना चाहेगा। और ये जो न्यूक्लियर वॉर की जो कंडीशन में कोई भी महाशक्ति नहीं जाना चाहेगी, इसलिए रशिया और अमेरिका और नेटो और यूक्रेन, ये जो लड़ाई है वो यूक्रेन तो सीधा लड़ रहा है, यूक्रेन की टेरिटरी जैसा मैंने कहा बैटल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, उसके सैनिकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका और रशिया डायरेक्ट एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर सकते। अभी तक आप देखिए नैना जी, तो रशिया की तरफ से नेटो की टेरिटरी में
आज ये 3.5 वर्षों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, एक कोई सिंगल गोली भी नहीं चलाई गई, एक कोई सिंगल मिसाइल भी फायर नहीं की गई। लेकिन और संजीव वहीं जी, हमने अमेरिका और देखा कि नाटो बार बार नेटो कंट्रीज ये आरोप लगाती हैं कि लगातार हम देखते हैं कि रूस की तरफ से ऐसे कई बार बलून्स नजर आते हैं, कई बार ड्रोन नजर आते हैं, कई बार वहां से ऐसे मतलब ये वो उनका कहना है कि भाई उनकी सीमा में एक तरह से एंटर करें, इसलिए हम अलग मोर्चे पर तैयारी कर रहे हैं। नहीं, और नहीं, ये सिर्फ पॉस्चरिंग का ही पार्ट है, एक साइकोलॉजिकल दबाव को बनाने का ही पार्ट है। और एवरी टाइम जब भी कभी नेटो ने इस बात का अंदेशा व्यक्त किया या आरोप ही लगा दिए कि रशिया के फाइटर जेट्स हमारे टेरिटरी में देखे गए हैं, तो रशिया ने उसे तुरंत ही डिनाई किया। और रशिया इस बात को जानता है कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अगर जाने का आशय ये होगा कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये बदल जाएगा, एस्केलेशन हो जाएगा, और ये न्यूक्लियर वॉर में कब बदल जाएगा कुछ कह नहीं सकते, और ये फिर सर्वनाश पैदा करेगा। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो लड़ाई है, इसेंशियली ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। अमेरिका और ये महत्वाकांक्षा जो है, मुझे लग रहा है वो सबसे ज्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप की। मैं चाहूंगी अब थोड़ा शॉर्ट में हम बात करते हैं ताकि सबको एक तरह से इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन सुदर्शन चक्रपाणी सर, जरा मुझे इस बात को ये समझाइए, जैसा कि अभी संजीव जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने ये कहा है कि भाई जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने बड़ी बातें कही थी, अपने पूरे कैंपेन में था कि मैं इस युद्ध को 24 घंटे में सुधरवा सकता हूं। तो वो बात कहां पे अटक रही है, पेच कहां पर अटक रहा है? वो तो शांति दूत हैं। क्या यूक्रेन नहीं सुन रहा, पुतिन नहीं सुन रहे, नाटो में नहीं चल रही, टैरिफ का एक झंझट है, एक अलग तरह का प्रेशर है कि भाई शटडाउन है पिछले काफी लंबे वक्त से यूएस में, कहां दिक्कत कहां आ रही है? नैना जी, दो दिक्कतें हैं। एक जी, ट्रंप की बात ट्रंप खुद नहीं सुनते। दूसरी, ट्रंप के लिए जो संजीव जी ने कहा था बिल्कुल सही, मेरे ख्याल से संजीव जी नहीं, सुब्धा जी ने कहा था, जी जी, ट्रंप के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो है $38 ट्रिलियन का डेट। अगर ये डेट उनको निकालना है तो उनको एक नई चीज करनी होगी। कुछ साल पहले आपको याद होगा, जब गोल्ड के हिसाब से करेंसी आप छाप सकते थे, आपको उतने आपके पास गोल्ड रिजर्व होना चाहिए था। बिल्कुल। आपने वो गोल्ड रिजर्व जैसे निकाला तो अमेरिकन डॉलर फ्री फॉर ऑल हो गया। तो जितना भी डेट अमेरिका का था वो अब दुनिया के सामने हो गया और अमेरिका के पास जीरो डेट हो गया। अगर वो क्रिप्टो करेंसी में जाके स्टेबल कॉइन्स के नाम पे वो डेट को अपना ट्रांसफर कर देते हैं तो अमेरिकन डेट जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा। दूसरा, उन्होंने यही, इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, वो बड़े खुश हैं कि 26 दिन चल रहे हैं गवर्नमेंट शटडाउन के, क्योंकि उनके लिए तो यही तो उन्हें करना था, उन्हें सरकारी नौकर कम करने थे, यही इसीलिए तो डोज बना था। अब उन्होंने अपनी बात तो पूरी करवाई ली। समस्या ये आती है, अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे एनर्जी एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। क्यों नहीं करता? उसके पास है शेल गैस बहुत अधिक मात्रा में, और शेल गैस जो है वो अगर $65 से कम की होती है गैस ऑयल की प्राइस, शेल गैस इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल। उसको चाहिए $70-75 से ऊपर। आप देखिए कई महीनों से डॉलर की प्राइस, ऑयल की प्राइस $65 से कम है, इसीलिए $60 का उन्होंने ये लगाया था, सैंक्शन नहीं लगाया था, $60 से कम अगर आप तेल खरीदेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। रशिया वो कर रहा था। फिर उन्होंने कहा हम $48 पे इसको लेके आएंगे। खैर रशिया उस टाइम तक बात आई नहीं। $65 का ये गोल्डन फिगर है। अगर वो कम होता जा रहा है और नहीं बढ़ रहा है तो अमेरिका को पता है उसका तेल बिकेगा नहीं। अगर नहीं बिकेगा तो उसके पास और कहां से पैसे आएंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका मैन्युफैक्चर तो कुछ करता नहीं है, चीन से लाता है। उसके पास है हाईटेक, उसके लिमिटेड वैल्यू है, वो तो कंजम्पशन नेशन है। लगा दिया, चीन से भी अलग बिगाड़ के बैठे हैं। करेक्ट, वो तो कंजम्पशन नेशन है, वो उसकी इकोनॉमी कंजम्पशन से चलती है और इकोनॉमी डेट से चलती है, और डेट इस लेवल पे पहुंच गया है कि हमें वो सस्टेनेबल ही नहीं है। तो इसलिए ट्रंप को ये करना ही पड़ रहा है। तीसरी समस्या ये आती है, वन लास्ट सेंटेंस ओनली, कि ट्रंप के लिए अपनी फैमिली का वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट तो यही है, पाकिस्तान में दामाद के लिए वहां पर पूरा सेटअप कर रहे हैं और चारों तरफ अपनी कंस्ट्रक्शन की चीजों को तो वो आगे बढ़ाने की कोशिश ही करें। लेकिन डॉक्टर अमन चोक, क्या खासतौर से रशिया और अगर यूएस की बात करें तो ये फाइनेंशियल डेथ की जो बात है ये भी बहुत बड़ा एंगल है क्या?
क्योंकि सिर्फ रशिया ही नहीं, हम देखते हैं वेनेजुएला से भी बिगाड़ के बैठे हैं। वेनेजुएला में खबरें तो ये हैं कि उन्होंने CIA को स्पेशल ऑपरेशन की परमिशन दे दी है, वहां से ड्रग्स को लेकर एक अलग इशू है। और बार बार यही बात कही जाती है कि सबसे ज्यादा डेप्थ और सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा इस समय अगर अमेरिका है, तो उससे उबारना बड़ी एक चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कुछ चीजें मैंने पहले भी जिक्र करी आप ही के चैनल पे, मैं उसको 4-5 जिक्र दोबारा कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो जो ट्रंप है उसको जो इनहेरिटेंस में अपने फादर से जितने बिजनेसेस मिले थे, 70% ऑफ वो सारे बिजनेसेस 1990s में वो बैंकरप्ट हो गए थे। सो ट्रंप मेजरली पिछले टेन्योर में भी और इस टेन्योर में भी पैसा कहां से कमाते हैं? ट्वीट करते हैं, मार्केट को हिलाते हैं, मार्केट को डिस्रप्शन पे लेकर आते हैं और वहां पे पोजीशंस बनाते हैं और पैसा बनाते हैं। एंड ही हैज मेड हिज 7 times फॉर्च्यून बिकॉज ऑफ मार्केट्स ओनली। यानी मार्केट्स का डिसरप्शन ट्रंप साहब को करना है, उससे वो पैसा कमाएंगे। दूसरा, मैंने ये जिक्र करा था पहले भी, मैं दोबारा करता हूं कि देखिए, हिस्टोरिकली अगर जाएंगे तो यूएस जो है डेट में प्रॉब्लम कभी भी नहीं है। यहां पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा कि $38 ट्रिलियन डेट इज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर यूएस। प्रॉब्लम यहां पे है यूएस के लिए कि यूएस की ट्रेजरीज के खरीदार नहीं है। सो प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो ट्रेजरीज जो इशू हो रही हैं, उसने मैं इसको थर्ड एंगल का कनेक्ट कर रहा हूं, उसने चाइना के साथ एक शादी करी थी जिसको मैं बोलता हूं चाइना वेड्स अमेरिका, जिसको मैं बोलता हूं चिमेरिका हुआ था 1980 में। डेंग जियाओपिंग और जिमी कार्टर ने शादी करी थी और ये जिक्र किया था चाइना को कि भाई सारी मैं इंडस्ट्री तेरे को आउटसोर्स कर दूंगा, 2 शर्तें हैं। पहला, तेरे यहां पे 1 चाइल्ड पॉलिसी होगी, यानी कि तेरे यहां पे डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं होगा। दूसरा, ये सारा माल तू मेरे को बेचेगा, मैं वर्ल्ड को बेचूंगा, तेरे को WTO को मेंबरशिप नहीं दूंगा। जो कि यूएस ने बाद में गलती कर ली बिकॉज चाइना ने लॉबी एग्जिस्ट करी और 2005 या 6 में उसको WTO की मेंबरशिप मिल गई और वहां पे चाइना ने आंख दिखाना शुरू कर दिया। जहां पे चिमेरिका की शादी थी वहां पे रशिया वेड्स यूरोप थी, जिसको मैं बोलता हूं यूरशिया। रशिया मैन्युफैक्चरिंग, रशिया वाज अ एनर्जी हब एंड यूरोप में जर्मनी वाज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। डायरेक्ट पाइपलाइन थी, नॉर्थ स्ट्रीम के ऊपर अटैक हुआ, वो किसने करवाया? यूएस ने करवाया, क्योंकि यहां पे चिमेरिका की शादी टूटी तो यूएस को लगा भाई मेरी शादी टूट गई तो मैं रशिया और यूरोप की भी शादी तोड़ता हूं। प्रॉब्लम उसके लिए ये हुई कि भाई 2 शादियां टूटी मगर चाइना वेड्स रशिया हो गया, चशिया बन गया। यानी कि रशिया के पास तेल और नेचुरल गैस है और चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब वहां पे साथ में भारत मिल गया। अब मैं आपको तीसरा एंगल दे रहा हूं जो लेटेस्ट वाला है, जो कि परेशानी ये चल रही कि भाई क्यों ट्रंप साहब क्यों पंगा लेना। देखिए, भारत की किससे शादी करा रहे हैं आप? हाँ, अब पंगा ये है जी, भारत जो है वो चाइना और रशिया के साथ बड़ी मिली भगत में भी जो मिलके आया है, तो ध्यान से समझिए इसको। सऊदी जो है वो ऑयल बेचता है चाइना को फॉर युआन, ठीक है जी। भारत जो है वो सऊदी को कई तरह के सामान बेचता है और आप ये हैरान होंगे जान के कि बदले में भारत कई बार रुपी लेते और कई बार युआन ले रहा है। एंड भारत रशिया को ऑयल के बदले युआन दे रहा है। इस बार डॉलर में डील नहीं हो रही है, बिल्कुल, और युआन में हो रही है। पॉइंट ये है जी, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई, युआन में ट्रेडिंग शुरू हो रही है, रुपी में ट्रेडिंग शुरू हो रही है। ग्लोबल शेयर ऑफ यूएसडी पिछले 3 साल 4 साल पहले 68-67% था, आज में 58% हो गया है। डी डॉलराइजेशन क्लियर लफ्जों में। अब यहां पे जो बिल्कुल जो मेरे साथी हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात करी, मगर थोड़ा सा डिफर करके मैं बोल रहा हूं डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब वो डेट की सिंस यूएस ट्रेजरीज कोई खरीदार नहीं है तो यूएस के क्या क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड में लड़ाई होगी तो वर्ल्ड उथल पुथल करेगा तो वर्ल्ड कहेगा माई बाप प्लीज लड़ाई बंद करो, हम आपकी यूएस ट्रेजरीज खरीदने को तैयार हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो उसने आज तक किया। दूसरा ऑप्शन ये है कि जी मैं एक तरह से वर्ल्ड में क्योस मार्केट के थ्रू लाऊं, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी कि उसने कोशिश करी। अगर आप अर्सवाइल देखें तो यूएस हमेशा गोल्ड की सेलिंग करवाता था थ्रू बुलियन बैंक्स, मगर अब वो जब भी सेलिंग कराता है चाइना इंडिया आके खरीद लेते हैं। अब वो टेंशन में आ गया भाई मेरा गोल्ड ही ना खत्म हो जाए। तीसरा जो कि क्रिप्टो है। अब क्रिप्टो यानी कि प्रोग्रामेबल करेंसी करना चाहते हैं, सिर्फ प्रोग्रामेबल में नहीं, इसको मैं एक और नेक्स्ट लेवल पे भी बोलने की कोशिश कर रहा हूं। वो आने वाले समय में डिक्टेट ये भी करना चाहेगा कि लोग जो हैं जो क्रिप्टो को फॉलो करेंगे वो खर्चा भी कहां कहां कर पाएंगे। अच्छा, वो भी कंट्रोल किया जाएगा, उसकी भी प्रोग्रामिंग है। एंड अगर आप इसका ब्लूप्रिंट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे इसकी डिस्कशन हो गई है एंड वहां पे पूरा व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ है जहां पे वो कह रहे हैं कि जी ग्लोबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी चाहिए। तो यहां पे मोदी साहब कह रहे हैं भाई साहब अपने को ग्लोबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं चाहिए, और वो कह रहे हैं भाई साहब अपने को ग्लोबल चाहिए। यहां पे अगेन मैं आखिरी लफ्जों में फिर बोलूंगा, जब जब वर्ल्ड में फाइनेंशियल मॉनेटरी सिस्टम चेंज होता है, वर्ल्ड वॉर 1 आई, वर्ल्ड वॉर 2 आई और वर्ल्ड वॉर 3 के जो
मायने बने में, इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, जब जब प्रॉब्लम आई है, फाइनेंशियल सिस्टम पैसे का खेल और पावर का खेल है जी। तो और इसलिए मुझे लग रहा है, देखिए ना अमन जी, शायद यही रीजन है कि ब्रिक्स में जब जब सब इकट्ठे हुए तो एक नई करेंसी की बात हो रही है, फाइनेंशियल सिस्टम, हाँ, डी-डॉलराइजेशन को लेकर बार बार यही बात होती है। वेल, एक बार फिर से मैं अगर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, शुभदा जी, जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को लेकर पुतिन भी नाराज हैं, हाँ, बुडापेस्ट में मीटिंग होने वाली थी, वो चीज कैंसिल हुई, उसके बाद में सबके अपने अपने तर्क हैं। अब ट्रंप कहते हैं कि भाई ऐसी किसी मुलाकात का कोई अर्थ ही नहीं है जिसका जो बेनतीजा हो। दूसरी तरफ सीधे सीधे पुतिन कह रहे हैं कि भाई इनके जो पूरे बिहेवियर हैं, अगर टॉमहॉक की बात भी हुई तो एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा वो। तो एक्ट ऑफ वॉर ये नाटो वर्सेस रूस है या फिर रूस वर्सेस यूएस अब नजर आ रहा है? देखिए, पहली चीज जो है, अगर हम ये सोचे कि क्या शीत युद्ध खत्म हो गया था 1991 में, तो इसका जवाब है कि नहीं हुआ। आप पिछले 3.5 साल में ही देख लें, वो इंडिया पाकिस्तान हो, वो इजराइल गाजा हो, वेस्ट बैंक हो, लेबनान हो, सीरिया हो, या फिर वो थाईलैंड कंबोडिया हो, अर्मेनिया अजरबैजान हो, और सबसे शुरुआती दौर जो रशिया यूक्रेन है। तो जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है वो छोटे छोटे ज्योग्राफीज में चल रहे हैं। जहां तक बात रही स्टीव विटकॉफ, जो बिजनेसमैन है और अमेरिका के स्पेशल एनवॉय हैं, जो गाजा पीस डील जो काम नहीं कर रहा है और यूक्रेन रशिया पीस डील के लिए काम कर रहे थे, वो 1983 में ट्रंप के सहयोगी बनते हैं। 1987 पहली बार है जब सोवियत यूनियन के ऑफिशियल्स ट्रंप को बुला के सोवियत यूनियन ले जाते हैं। ट्रंप उसके बाद बार बार सोवियत यूनियन जाते हैं, और लौट के जब वो आते हैं तो एज अ बिजनेस पर्सन, क्योंकि उनको और बाकी फाइनेंशियल मैग्नेट्स के साथ compete करना था, वो सोरोस हो या रॉथस्चाइल्ड हो या कोई भी हो, तो वो एंटी नेटो हमेशा बोलते थे। अब जहां तक बात रही कि जब जब वर्ल्ड इकोनॉमी डेप्थ में गई है तब तब वॉर हुआ है। अमेरिका 1930s में ग्रेट डिप्रेशन में गया और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। बहुत एनालिस्ट का ये मानना है कि वॉर एक ही था, बीच में इंटरवल टाइम था। उस तरीके से आप देखें कि अगर एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता है कि अमेरिका अगर टॉम हॉक मिसाइल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको पैसा कौन दे रहा है? 40 to 50% जो करेंसी होती है वो अमेरिका से बाहर जाती ही नहीं है। वो इंटरनल ही पूरी सर्कुलेट होती है। जैसे लॉकहीड मार्टिन है, जनरल डायनामिक्स है, बाकी की जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो ये मैक्सिमम कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? पेंसिल्वेनिया में करते हैं, अलाबामा में करते हैं, एरिजोना में करते हैं, और इनको पैसा जो है यूरोपियन देश देते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन देश देते हैं, और ये पैसा अमेरिका की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। वो पैसा अमेरिका से बाहर नहीं निकलता है। अब जहां तक बात रही कि ट्रंप और पुतिन के बीच में क्या सही में कोई फ्रिक्शन है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्रंप जो है, जिस तरीके से उनका बैकडोर डिप्लोमेसी है, वो भले ही पुतिन को व्लाड करके बुलाएं, उनको टेंट्रम्स दें या फिर उनको धमकी दें, लेकिन एक्चुअली में कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि रशिया की इकोनॉमी, आप छोटी सी बात समझिए, 2022 में जो रशियन जेट फ्यूल होता है, एविएशन फ्यूल, वो बैन हो गया यूएस में। लेकिन आज भी जो अमेरिका के जेट इंजन्स हैं वो रशियन क्रूड ऑयल से चलते हैं। अब पूछने की बात है कि रशियन क्रूड ऑयल वर्ल्ड से कैसे जा रहा है यूएस की तरफ? तो ये डार्क शिप्स होती हैं, ये शैडोई फ्लीट होती है जिसके थ्रू ये जाता है, और आपको कभी भी कहीं से भी इसका तर्क नहीं मिलेगा कि ये ओरिजिन रशिया से आए, क्योंकि उसमें कम से कम 100 से 200 मीडिएटर कंपनीज होती हैं, 100 से 200। तो अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो केओस जो हमारे सहयोगी ने बोला, वो बिल्कुल सही बोला कि फाइनेंशियल सिस्टम को ये किसी ना किसी तरीके से तोड़ने का प्रयास है। जी। लेकिन अब आप सबसे ज्यादा इस चीज को ढूंढना है कि ईस्ट विंग तो खत्म हो गया क्योंकि बॉल्ड रूम बन रहा है। बॉल्ड रूम वैसे ही बनना है जैसे रशिया का बॉल्ड रूम है। और जिस तरीके से CIA ने 14 से 20 अपने पॉकेट्स खोल के रखे हुए थे यूक्रेन में, जहां जहां रशिया अभी अटैक कर रहा है, जैसे कीव में या फिर खार्किव में, ओडेसा में, उसमें अंडर द ग्राउंड टनल CIA के पॉकेट्स थे। तो आप ये देखिए कि ये एक डीप इंटेलिजेंस की लड़ाई है, ये फाइनेंशियल
केओस की लड़ाई है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा जो लड़ाई कर रहे हैं आर्म्स लॉबी है या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उन्हीं को हो रहा है। और देखिए बार बार ये कहा भी जा रहा था कि जो यूक्रेन और रूस के बीच का जो युद्ध है, यूक्रेन एक्चुअली अमेरिका के ही शू में एक तरह से एंटर करते हुए इस पूरे युद्ध को अंजाम दे रहा है। लेकिन संजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात वही आपने बात कही कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ये तो स्पष्ट हो गया कि ये युद्ध फिलहाल थमता नजर नहीं आता, लेकिन बात है कि आखिर अग्रेशन किस रूप में नजर आएगा यूक्रेन और रूस दोनों के बीच को लेकर। बार बार अब जैसा कि पहले यूक्रेन के, अगर पहले हमें लग रहा था कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं ना ट्रंप, टॉमहॉक को लेकर बहुत लंबे वक्त से मांग हो रही थी, बार बार बातचीत की जा रही थी, एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद वो टॉमहॉक देने को तैयार भी हैं, क्योंकि जेडी वेंस ने कहा भी था कि उस पर विचार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई, फिर उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि उनका मूड बदल गया, मूड स्विंग्स हो गए डोनाल्ड ट्रंप को। अब दूसरी बात यह कि अब दूसरे हथियारों की डिमांड कर रहे हैं यूक्रेन, तो भले ही यूएस फुलफिल ना करे, दूसरी जगहों से तो फुलफिल होगा, तो फिर क्या ये कंट्रोल होगा या फिर और एस्केलेट होता हुआ नजर आएगा? देखिए, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि इसका जो दायरा है वो यूक्रेन की टेरिटरी तक ही सीमित रहेगा, और नाटो कंट्रीज पे नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो वहां नाटो में जाएंगे तो फिर नाटो का आर्टिकल जो 5 है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें कि कलेक्टिव डिफेंस का प्रावधान है, और फिर नाटो को रशिया के ऊपर कोई डायरेक्ट हमला करना पड़ेगा, और फिर वो पूरी सिचुएशन जो थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स और नाटो के सोल्जर्स के बीच में सीधी लड़ाई शुरू होगी, वो तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी, और वो फिर न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा। ये बात बहुत स्पष्ट है, और ये इसमें न्यूक्लियर वॉर में मैं कोई भी नहीं जाना चाहेगा, चाहे दुनिया का कितना भी महत्वाकांक्षी नेता क्यों ना हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन क्यों ना हो या मुल्ला मुनीर क्यों ना हो, ये कोई भी उसमें न्यूक्लियर वॉर में नहीं जाना चाहेगा। तो ये जो पूरी जो सिचुएशन है, मेरा ऐसा मानना है कि ये यूक्रेन की टेरिटरी तक सीमित रहेगी, लेकिन चूंकि अभी सहमतियां नहीं बन पा रही हैं, कोई विन विन फार्मूले की जो तलाश चल रही है उस पर कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, विश्वास का जो संकट है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत गहरा है, और जो बड़े जटिल प्रश्न हैं इस नेगोशिएशंस की प्रक्रिया में कि क्या रशिया ने जो अभी तक टेरिटरी ऑक्युपाई की है, जो 5 प्रोविंसेस ऑक्युपाई कर रखे हैं, क्या यूक्रेन उन्हें छोड़ देगा? क्या रशिया इस बात के लिए तैयार होगा? यदि मान लीजिए यूक्रेन तैयारी हो गया, तो क्या रशिया इस बात के लिए तैयार होगा कि जो शेष यूक्रेन बचा हुआ है वो नाटो में चला जाए? और संजय जी, जो डोनेट्स्क वगैरह पर तो सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है, आपको लग रहा है कि उस पे भी कोई रशिया मानने वाला है? वैसे भी तैयार है ही नहीं यूक्रेन। तो देखिए, एक बात मैं नैना जी बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध है, इसमें कोई हार और जीत का फैसला नहीं होना है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और यही बात, और चूंकि महाशक्तियां लड़ रही हैं, महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, कंटेस्टेशन फॉर डोमिनेंस है, और ये डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हमले करते रहेंगे। तो आपने जो प्रश्न पूछा है कि आगे क्या होगा, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स जारी रहेंगे, और इसमें मुझे इस बात का संदेह है कि टमाहॉक जो क्रूज मिसाइल, जो लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल्स होती हैं, उसको अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर इस पूरे युद्ध के फर्दर जो इस समय एग्रेशन चल रहा है, एग्रेशन के एस्केलेशन की संभावना बढ़ेगी, और रशिया भी अपने बड़े वेपन सिस्टम्स को इस्तेमाल करेगा, और ऐसे में इस पूरे युद्ध का जो स्वरूप है वो आगे आने वाले समय में और अधिक भयावह हो सकता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर के काफी रिलक्टेंट हैं कि वो टमाहॉक क्रूज मिसाइल को यूक्रेन को अभी नहीं देंगे, और F-16 भी जो यूरोपियन देशों ने जो दिए यूक्रेन को, के लिए भी कंडीशंस हैं कि आप इसका इस्तेमाल डिफेंसिव पर्पजेस के लिए ही करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी चूंकि नेगोशिएशंस की प्रक्रिया चल रही है, और इस नेगोशिएशंस की प्रक्रिया में डेडलॉक जरूर है, लेकिन देखिए नैना जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी वॉर जो है एंडलेस नहीं हो सकता। इस युद्ध का कहीं ना कहीं तो इसको विराम देना होगा, और यही बात मैं कहूंगा। और ये जो बात भारत कह रहा था, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि संवाद ही, डायलॉग ही एकमात्र सोल्यूशन है।
डायलॉग के सिवा और कोई सोल्यूशन नहीं है। एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी, एक विन विन सिचुएशन की तलाश करनी होगी। लेकिन आपने अपने एक बात कही कि पोजीशन ये जो से जंग अच्छा है, दरअसल ये जंग जीतने के लिए तो लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है ना, ये जंग बेसिकली जो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर है। लेकिन अमन जी, मैं फिर बाकी सुदर्शन जी का भी रुख करूं, मुझे जल्दी से एक बात को ये शॉर्ट में समझाने की कोशिश कीजिए कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रूस के बीच में रूस अपने दम पे ये जंग लड़ रहा है, यूक्रेन सपोर्ट्स के साथ में जंग लड़ रहा है, और नो डाउट यूक्रेन का बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल डैमेज किसका सबसे ज्यादा है? क्योंकि रूस पर तो आर्थिक प्रतिबंध जो है वो यूएस की तरफ से लगाया जा रहा है, तो फाइनेंशियल डैमेज किसका हो रहा है फिलहाल? देखिए, रशिया के पास $50 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स हैं जो आर्कटिक ओशियन में। अच्छा, यानी कि पैसे की कमी तो है ही नहीं, उसको भूल जाइए। दूसरा, जो हम सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, अगेन उस पे चलते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में सैंक्शंस यानी कि स्विफ्ट सिस्टम, डॉलर का व्हाइट हाउस से जो ऑपरेटेड स्विफ्ट सिस्टम है वही सैंक्शन है ना। अगर मेरा अपना ही रशिया इंटीग्रेटेड कंप्रिहेंसिव सिस्टम वर्ल्ड मानने लग जाए, या वर्ल्ड के ईस्टर्न वर्ल्ड मानने लग जाए, या चाइनीज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम मानने लग जाए, या ब्रिक्स का एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम आ जाए विच इज बैक्ड बाय कमोडिटीज, तो काम मेरा हो गया। नहीं, लेकिन उसका तो एक दूसरी थ्योरी ये हो जाती है कि अगर यूएस की तरफ से कोई सैंक्शन लगाया गया जो उस पे अगर नहीं लागू होता है तो फिर वो सेकंड लेवल सैंक्शन हो जाते हैं, और उसके साथ में जिन देशों के साथ में उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो फिर जो उसके साथ में आयात निर्यात कर रहा है वो भी सीधे सीधे सैंक्शन के दायरे में आ जाएगा, राइट? आप समझिए, सैंक्शन के दायरे में जिस मर्जी को यूएस ले आए, मैंने कहा ना, पहले लेकर आता था तो प्रोडक्शन का और एक्सपोर्ट का कंट्रोल यूएस के हाथ में था। आज तो यूएस के अंदर टॉयलेट पेपर भी चाहिए तो चाइना मना कर दे तो टॉयलेट पेपर नहीं आता। और इसका लाइव एग्जांपल था जब कोविड वायरस के, देखो जी, कहना नहीं चाहिए, कोविड वायरस की मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हुई थी? यूएस में हुई थी। कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई थी? अब मेरा मुंह तो मत ही खुलाओ, आपको सारों को पता ही है। उसको बाद में जब लीक हुआ यूएस में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वायरोलॉजी में उसको दिया गया, और उसकी फाइनेंसिंग कहां से आई? फाइजर, बिल गेट्स, ये सारे बड़े बड़े लोगों का नाम है। अब पॉइंट ये, यही वायरस लैब्स भी, जैसे मेरे साथी ने जिक्र किया कि यूक्रेन में सीआईए का प्रेजेंस है, शुभदा जी ने, सीआईए की प्रेजेंस सिर्फ अकेले थोड़े, सारी वायरस लैब्स ही तो थी। जो एरिया में रशिया ने कंट्रोल किया वायरस लैब्स थी। अब आते हैं यूरोप पे, मैं थोड़ा संजीव जी से थोड़ा सा डिफर करूंगा। वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जी। ओनली पॉइंट इज काउंटर अब चाइना ताइवान का खुलना है, और मोस्ट प्रोबेबली 2026 में खुल जाएगा। एंड दूसरा काउंटर देखो जी, इजराइल ईरान ऑलरेडी खुल चुका है, चाइना ताइवान खुलना रह गया है, रशिया वर्सेस नाटो है ही है। ओनली पॉइंट इज नाटो में डिवीजन होना वर्सेस वेनेजुएला भी हो रहा है। बिल्कुल, आप देखेंगे नाटो में डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि नाटो में भी कुछ कंट्रीज हैं जिनमें वायरस लैब्स एस्टेब्लिश्ड हैं। एंड आप देखेंगे इसी के ऊपर लड़ाई आने वाले समय में आपको देखने को दिखेगी। तो यानी कि ये जो वर्ल्ड वॉर सिचुएशन है ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसलिए फाइनेंशियल सिस्टम की मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अगर सैंक्शन की हम बातें कर रहे हैं, अगर स्विफ्ट को हम मानेंगे ही नहीं, तो ये एक अलग तरह का बलून बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप, बेसिकली सबको उसमें लेकर आने के लिए? देखिए जी, टैरिफ की बात उन्होंने करी थी कि मैं पूरे यूएस का बजट जो है टैरिफ से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि ही वाज टॉकिंग अबाउट $4 to $5 ट्रिलियन। अप्रैल में आए थे, अब तक लेके ऑन एन एवरेज जो कलेक्शन है 100 से $150 बिलियन पर मंथ की हुई है। कौन सा बजट हिलाया जी? तो इसलिए टैरिफ देखने में बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बाद में भी वहां पे अगर शटडाउन है तो लोगों के लिए तो सोचने की बात है। मैं जल्दी से सुदर्शन जी का आप देखेंगे इंटरनल अनरेस्ट है जी, राइट्स में भी आप देखेंगे यूएस में अभी खुल जाएगा और ज्यादा अनरेस्ट। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे अगर टॉयलेट पेपर भी चाइना मना करे, चाइना कल को कहते भाई साहब मेरे को गोल्ड चाहिए, मैं टॉयलेट पेपर नहीं दूंगा, तो क्या कर यूएस गोल्ड देगा? नहीं देगा। तो क्या होगा? बहुत बड़ा क्योस है वहां पे। पिक पॉकेटिंग की जो इंडस्ट्री है, $11 ट्रिलियन की पिक पॉकेटिंग की इंडस्ट्री बन गई यूएस में। सोचो, कमाल है। मैंने शॉप लिफ्टिंग हो रही है, $11 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन गई। यानी कि क्योस, वहां पे सामान नहीं मिल रहा, इन्फ्लेशन चाहे वो फिगर्स दिखाएं 4%, 5%, 6%, ये हम आप जानते हैं, वहां पे सामान ही नहीं है। तो वहां पे क्योस क्या होएगा? सिविल अनरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक दूसरा, है। जब पैसे की डी डॉलरेशन की वैल्यू कम हो रही है तो वहां पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम फ्लॉप हो जाएगी। बिल्कुल, और वही हो भी रहा है। मुझे लग रहा है उसी को लेकर लगातार वहां पे नाराजगी भी है। लेकिन सुदर्शन जी, वही जो बात अभी संजीव जी कह रहे थे, मैं जरा चाहूंगी कि आप उस पर भी एक चीज एड ऑन करें, क्योंकि एक तरफ रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, रशिया अपने दम पर युद्ध लड़ रहा है, और रूस बार बार ये कहता है, पुतिन ये कहते हैं कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ यूक्रेन से नहीं, वो चारों तरफ से लड़ रहे हैं, नाटो कंट्रीज के साथ में पूरी तरह से उनकी लड़ाई है।
तो लेकिन यूक्रेन फाइनेंशियली या फिर ये कहा जाए सैन्य तौर पर डिफेंस के रूप में भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर ये जो लड़ाई है वो किस रूप में आगे जाएगी? संजीव जी कह रहे हैं कि ये तो एंडलेस है, आखिर ये किस तरह का शक्ति प्रदर्शन है फिर? नैना जी, संजीव जी बहुत हद तक सही कह रहे हैं। ये युद्ध जो है बेसिकली नेटो वर्सेस रशिया है। नेटो से आप यूएस तो है ही, नेटो का सबसे बड़ा किरदार तो यूएस का ही है। तो नेटो वर्सेस रशिया है। और क्यों है? क्योंकि नेटो चाहता था कि वो रशिया की तरफ आगे बढ़ता जाए और रशिया को थ्रेटन कर ले। यहां तक कि कई सालों तक तो नेटो ने बिल्कुल अपने आप का एक्सपेंशन नहीं किया, क्योंकि वो एक अनस्पोकन एग्रीमेंट था जो उन्होंने कहा ठीक है आप एक्सपैंड ना करें, हम भी नहीं करेंगे। और वॉर्सो पैक्ट जो है उसको डिसॉल्व कर दिया गया गोर्बाचोव ने, जो मेरे ख्याल से गलत किया। जब तक कि नेटो साथ साथ डिसॉल्व नहीं होता वॉर्सो पैक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो तो हो चुकी बात है। अब हम आते हैं आज क्या हो रहा है। आज एक लड़ाई है जिसमें रशिया क्यों लड़ रहा है? उसको पता है अगर नेटो के मिसाइल्स, खास करके न्यूक्लियर मिसाइल पहुंच जाते हैं यूक्रेन की धरती पे, और उसके बाद यूक्रेन से रशिया मॉस्को तक का जो रास्ता है वो फ्लैट है, बिल्कुल समान, उपजाऊ जमीन है, बहुत बेहतरीन रोड्स हैं। मैंने इस रोड के ऊपर, कई रोड्स के ऊपर मैंने ट्रेवल किया है। अच्छा, फ्लैट जमीन है, तो आपको साफ दिखाई देता है कि आप बिल्कुल फटाफट मॉस्को तक पहुंच जाएंगे। ये रशिया के लिए एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और रशिया ने हमेशा कहा मैं नेटो को अपने दरवाजे तक नहीं आने दूंगा। और सर इवन अभी जो आप न्यूक्लियर अटैक की अगर बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स की, रिसेंटली अभी आज ही खबर आई कि रूस ने बाकायदा एक शक्ति जो है वो प्रशिक्षण किया है, शक्ति प्रदर्शन छोड़िए शक्ति प्रशिक्षण है वो, जिसमें उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो खुद पुतिन मौजूद थे और कह रहे हैं कि अब एक तरह से उसको रुख जो है वो यूक्रेन की तरफ कर दिया। तो सर ये किस तरह की एक दबाव बनाने वाली एक जंग नजर आती है? बिल्कुल दबाव बना रहे हैं। आप इनको आप दिखा रहे हैं कि देखिए मेरे पास ये है, देखिए मेरे पास अब डॉबरमैन आ गया, देखिए अब मेरे पास और आ गया, आप ना आए। ये बिल्कुल वही चीज हो रही है। और नेटो और रूस की जो लड़ाई है यूक्रेन की धरती के ऊपर कब रुकेगी, कहां रुकेगी, मेरा अपना मानना है जो नीपर नदी है जो यूक्रेन के 1/3 2/3 में डिवाइड करती है, नीपर नदी जो है वो बन जाएगा बॉर्डर, और ये बनेगा एलओसी एलएसी के बराबर का सिचुएशन कि छुटपुट कुछ इधर उधर होता रहेगा और नदी जो है वो एक तरह से मेक बिलीव बॉर्डर बन जाएगा। जी नैना जी, मैं ये कहना चाहता था कि ये जो पूरी जो सिचुएशन है ये एंडलेस नहीं हो सकती, ये अंतहीन नहीं हो सकता, इसको कहीं ना कहीं रुकना होगा। और ये 3.5 वर्षों से भी ज्यादा समय का ये युद्ध हो चुका है। रशिया को भी काफी लॉसेस हुए हैं। आज रशिया ईरान के जो ड्रोन्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर है, नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है, और अब वो चाइना के साथ भी अपनी जो पार्टनरशिप है उसको गहरा करना चाहता है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि जाहिर है कि वो बेहद अति महत्वाकांक्षी नेता है, फरवरी 2022 में उनका ये असेसमेंट संभव है कि था कि वो यूक्रेन पर 15 से 20 दिनों के अंदर ऑक्यूपेशन कर लेंगे, वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट बैठा देंगे और उसके बाद पूरा वहां शासन करेंगे। जाहिर है कि नेटो ने इसे अपने लिए चैलेंज के तौर पर लिया, क्योंकि ये जो पूरा हमला था जो रशिया ने किया था वो नेटो के को चैलेंज करने के लिए, नेटो के एक्सपेंशन के प्रिटेक्स्ट पर किया गया था, और पूरे नेटो ने इसको अपने लिए चैलेंज के तौर पर लिया। और आज भी मैं कहूंगा नेटो इसको अपने लिए बहुत ही सीरियस चैलेंज के तौर पर देखता है। और यही कारण है कि नेटो के सदस्यों की संख्या 32 हो चुकी है। स्वीडन और फिनलैंड भी उसमें शामिल हो गए हैं, जो कि कभी न्यूट्रलिटी की नीति पर चलते थे, वो भी अब नेटो का अम्ब्रेला ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और उसके बाद अब नेटो भी लगातार ड्रिल्स कंडक्ट करता है। रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल कंडक्ट की है, लेकिन एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया है कि रशिया ये पॉस्चरिंग क्यों करता है, देखिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस बात का एहसास है, अच्छी तरह से एहसास है, कि जो अमेरिका, नेटो और यूक्रेन की जो कंबाइंड कन्वेंशनल मिलिट्री माइट है वो उसकी तुलना में रशिया की जो कन्वेंशनल कंबाइंड मिलिट्री माइट कहीं से थोड़ी कमतर है। और वो ये पावर का जो गैप है उसको एक फिलअप करने के लिए और अपने डिफेंस पोस्चर को और अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत दिखाने के लिए वो न्यूक्लियर
हथियारों की धमकियां देते हैं और कहते हैं कि आपने अगर कुछ किया और हमने हारना शुरू किया, हमारी टेरिटरी के लॉसेस हुए, हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुआ, तो फिर मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर दूंगा। तो ये जो पावर का जो डिफरेंशियल है, उसको उसकी वजह से और भी ये तो पावर का जो एक तरह से प्रदर्शन है वो तो चलता ही रहेगा, वो बिल्कुल वो खत्म नहीं होगा। एक बात मैं और कहना चाहता था कि अल्टीमेटली देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि इस युद्ध को समाप्त होने का समय आ चुका है। इसको युद्ध को समाप्त होना ही चाहिए। और ये पूरे रशिया यूक्रेन के बीच की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की जो सप्लाई चेन्स हैं, ये चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, फूड सप्लाई चेन्स हो, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन, सभी के ऊपर इसका खराब असर पड़ा है। और इसको समाप्त होने लेकिन संजीव जी वही बात है, एंड तो होनी चाहिए। लेकिन आपने वही बात कही कि 6 महीने की बात अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो वो फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आते कि वो जंग अभी एंड हो। अब उससे क्या गेन है, क्या लॉस है, कुछ नहीं कह सकते। शुभदा कुछ कहना चाह रही थी। जी शुभदा जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी पूरी दुनिया या अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप देखिए कितने सारे नेवर एंडिंग, अब जो वॉर शब्द हम यूज करते हैं, ये कौन डिसाइड करता है? कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है या वॉर है या सिविल वॉर है, ये कौन डिसाइड करता है? मोस्टली वेस्टर्न हेजेमनी के स्कॉलर्स करते हैं। अब जहां तक बात रही, आप कश्मीर का मुद्दा उठा लें या फिर अगर आप इजराइल के बॉर्डर्स का मुद्दा उठा लें या फिर लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों का मुद्दा उठा लें, ताइवान चाइना का मुद्दा उठा लें, तो कॉन्फ्लिक्ट तो सदियों से चल रहा है। बिल्कुल। तो रशिया यूक्रेन खत्म नहीं होगा। 6 महीने का टाइम तो एक टैंट्रम उनका है जो उन्होंने बोल दिया। जहां तक बात रही यूक्रेन के जो लीडर हैं जेलेंस्की जी, जो अभी यूके में हैं, उनके खिलाफ पंडोरा पेपर्स में रिवील किया गया था कि उनकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज और उनके इनर सर्कल की कितनी सारी प्रॉपर्टीज यूएई, यूके और यूएस में है। फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा है। अब जहां तक आप देखें कि क्या ये पूरा जो सिस्टम है इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि ये दुनिया की इकोनॉमी को वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा टेस्टिंग ग्राउंड बना के चलाते हैं। ये कोशिश इंडिया पाकिस्तान के साथ भी की गई थी। लेकिन देखिए वही बात है ना शुभदा जी की जो वॉर है वो तो बहुत अलग, और कॉन्फ्लिक्ट्स के तो फिर भी समाधान निकल सकते हैं। वॉर बड़ी विध्वंसक होती है, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में उसको सेटल किया जा सकता है, आई गेस। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पूरी हिस्ट्री का सबसे अनसॉल्वेबल कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, जो सिमेट्रिकल ही नहीं है, और ये 1948 से पहले से है। इनफैक्ट 2 नवंबर जो होगा वो बलफूर डिक्लेरेशन का तिथि है फिर से, जो 1917 में साइन हुआ था। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और डीप स्टेट सिर्फ यूएस में नहीं है ना, डीप स्टेट तो यूक्रेन में माफिया का भी है, रशिया में भी है, और भी बहुत सारे देशों में है। तो डीप स्टेट जो है सिस्टम के अगेंस्ट एनार्की क्रिएट करने का जो सिंबल होता है वो हर देश में है। तो पैरेलल गवर्नमेंट काम कर रही है, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर रही है, और यूएस की गवर्नमेंट तो शटडाउन में है। और जहां तक बात रही, अमेज़न 3 लाख जॉब्स हटाएगा और उसको एआई से रिप्लेस करेगा। ये जो शटडाउन है उसको मोनोपोलाइज किया जा रहा है ताकि फेडरल वर्कर्स और बाकी के यूएस इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों की उनको सैलरी नहीं देनी पड़ी। अब देखिए ये शटडाउन का मसला जो है वो तो लगातार यूएस गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चिंता का विषय तो है, लेकिन उससे भी बड़ा पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय अलग अलग मोर्चों पर युद्ध के जो गेटवेज ओपन है, चाहे बात वो इजराइल हमास हो, चाहे बात रूस यूक्रेन हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, वही चाइना ताइवान हो, ये बड़े बड़े स्तर पर हैं। आखिर इनका एंड क्या होगा, क्योंकि फाइनेंशियल या फिर हर लिहाज से इसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ता है, और उस पर से पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक दूसरे को धमकी पे धमकी देते हैं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, चर्चा का सार ये नजर आता है कि अमेरिका का भले ही हस्तक्षेप हो, लेकिन रूस और यूक्रेन की ये जंग फिलहाल किसी भी रूप में कंट्रोल होती नजर नहीं आती, बल्कि और भी ज्यादा एस्केलेट होती हुई, बढ़ती हुई नजर आती है। चलिए अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल जान लीजिए जल्दी से। आज का सवाल है, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल।
आप अगर इस सवाल का जवाब जानते हैं तो अपना फ़ोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।